खुद को दुनिया का बाप समझने वाले ट्रंप, टैरिफ के नाम पर दुनिया को धमकाने वाले ट्रंप, एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम हजारों हजार बार है, ऐसे महापुरुष को लगता है कि दूसरे देश पर हमला करके वो उसे आसानी से कब्जे में ले लेंगे। नेतन्याहू इजराइल में वीडियो बनवाते हुए दिख रहे हैं जिससे वो अपने जिंदा होने का प्रूफ दे सके। ये हालत हो गई है। हमले पर हमले जारी हैं, कहीं हॉस्पिटल उड़ाए जा रहे हैं तो कहीं रेजिडेंशियल इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में दुनिया की पंचायत, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, उसमें अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पुख्ता एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? कहां गई है यूएन की पीस कीपिंग फोर्स? क्या ये संस्था मर चुकी है या एक सिर्फ दिखावा है जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी ही नहीं है? ईरान में एक स्कूल पर बम गिरने से 150 से भी ज्यादा बच्चे मर गए। अगर कल को ये वॉर खत्म होती है इस कंक्लूजन पर कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता नहीं थी, तो इजराइल और अमेरिका इन 150 बच्चों की जान का हिसाब देंगे? एप्स्टीन फाइल में बच्चों का शोषण करने वाले ट्रंप से तो कम ये उम्मीद नहीं की जा सकती। 3 हफ्ते में भी अमेरिका के पास कोई एक ऐसा आर्गुमेंट नहीं है जिससे वो इस लड़ाई को जस्टिफाई कर सके। इजराइल के लिए एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है जो कि उसके ईरान के शिया मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत में साफ दिखाई देती है। आखिर ये नफरत शुरू कहां से हुई? अगर मैप पर नजर डालें तो ईरान और इजराइल तो बॉर्डर भी नहीं शेयर करते, तो आखिर इस नफरत के पीछे का मसला क्या है? ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आखिर आया कहां से? इन सब चीजों को जानने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से 2000 साल पहले जब जीविश सिविलाइजेशन इस धरती पर 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, तब रोमन्स ने वो किया जिसे आज कल्चरल इरेजर कहा जाता है। जेरूसलम के होली टेम्पल को मिट्टी में मिला दिया गया और पूरे देश पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन ये खेल सिर्फ कब्जे का नहीं था, ये खेल था पहचान मिटाने का। रोमन्स ने इस इलाके का नाम बदल कर रख दिया पैलेस्टीन। अगले 2000 साल तक इस जगह पर कई एम्पायर्स आए और गए, कभी कोई तो कभी कोई, लेकिन इस पूरे अरसे में वहां कोई दूसरा यूनिक स्टेट या ग्रुप कभी डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ कॉलोनाइजर्स बदलते रहे। लेकिन इन 2000 सालों में एक चीज कांस्टेंट थी, ज्यूज का अपनी पुरानी धरती से लगाव। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे हों, उनके लिए उनकी मिट्टी उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा थी। वापस लौटने की एक धुंधली सी उम्मीद। वक्त बदला और 1517 में ये इलाका ओटोमन एम्पायर, जिसे टर्किश एम्पायर भी कहा जाता है, का हिस्सा बन गया। शुरुआत में तो रौनक थी, तरक्की थी, लेकिन जैसे जैसे ये एम्पायर कमजोर होता गया, ये पूरा रीजन एक बंजर और गरीब इलाके में बदल गया। सन्नाटा छाया हुआ था और आबादी नाम मात्र रह गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 19th सेंचुरी के आखिर में यूरोप में एक नई लहर उठ रही थी, जियोनिज्म। यूरोप में बढ़ती नफरत और हिंसा ने ज्यूज को मजबूर कर दिया कि वो अपनी आजादी और अपने सॉवरेन स्टेट के लिए आवाज उठाएं। जियोनिस्ट मूवमेंट का एक ही मकसद था, अपने पुराने घर लैंड ऑफ इजराइल में वापसी। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपने पहचान की लड़ाई लड़ी। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1। ओटोमन एम्पायर की हारवी और जीतने वाली ताकतों ने इस पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। ओटोमन जमीन को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया, जिनमें इराक, लेबनान और सीरिया जैसे देश निकल कर आए। लीग ऑफ नेशंस ने पैलेस्टीन की चाबी उठाकर ब्रिटेन के हाथ में दे दी। ब्रिटेन का काम क्या था? सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, उनका असली एजेंडा था बेल्फोर डिक्लेरेशन को जमीन पर उतारना। वो डिक्लेरेशन जिसमें ब्रिटेन ने डंके की चोट पर कहा था कि वो पैलेस्टीन में ज्यूज के लिए एक होमलैंड बनवाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान था या एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जिसने सदियों का सुकून छीन लिया? अमेरिका ने बेल्फोर डिक्लेरेशन को सपोर्ट कर दिया, लेकिन 1945 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक अलग ही पट्टी पढ़ाई। उन्होंने अरब्स को भरोसा दिलाया कि अमेरिका तब तक कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक वो ज्यूज और अरब्स दोनों से कंसल्ट नहीं कर ले। मतलब साफ था, एक तरफ सपोर्ट का वादा और दूसरी तरफ स्टेटस को यानी सिचुएशन को सेम बनाए रखने का झांसा। ये थी अमेरिका की पहली डिप्लोमेटिक चाल। फिर आता है ब्रिटेन, जो उस वक्त पैलेस्टीन का ठेकेदार बना बैठा था। यहाँ ब्रिटेन ना जूइश स्टेट चाहता था ना अरब स्टेट। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, वो था अपना फायदा। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने किसी एक का साथ दिया तो मिडिल ईस्ट में उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। उन्हें अरब वर्ल्ड से अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिश्ते बचाने थे, क्योंकि वहां से काला सोना यानी ऑयल और स्ट्रेटेजिक रास्ते उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे। इसी चक्कर में ब्रिटेन ने वो किया जो इंसानियत के खिलाफ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हजारों जीविश रिफ्यूजीज अपनी जान बचाकर पैलेस्टीन लौटना चाह रहे थे, तब ब्रिटेन ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया।
अनलिमिटेड इमिग्रेशन पर रोक लगा दी गई और ऐसा इसलिए किया गया ताकि अरब लीडर्स नाराज ना हो जाएं। एक तरफ वो लोग थे जो अपना घर ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ थी ब्रिटेन की सेल्फिश पॉलिटिक्स जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी। सियासत के बंद कमरों में जब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठते हैं तो अक्सर आम आदमी के नसीब को नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने आते ही एक्सपर्ट्स की एक फौज उतार दी ताकि पैलेस्टीन के मसले का कोई सलूशन निकाला जा सके। समर 1946 में एक स्पेशल कमेटी बनी। इनका काम था ब्रिटिश कमेटी के साथ मिलकर यह तय करना कि पैलेस्टीन का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन बाकी नेताओं की तरह ट्रूमैन सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 लाख डिस्प्लेस्ड जूस को तुरंत पैलेस्टीन में जगह मिलनी चाहिए और अक्टूबर आते आते उन्होंने डंके की चोट पे कह दिया कि वो एक ज्यूविश स्टेट के क्रिएशन के साथ हैं। अमेरिका का यहाँ स्टैंड साफ था, लेकिन ब्रिटेन अभी भी डबल गेम खेल रहा था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने हाँ कहा तो अरब वर्ल्ड उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल था, जेरूसलम का क्या होगा? वो शहर जिसे हर कोई अपना कहता है। यूनाइटेड नेशंस ने वहां अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने जेरूसलम को एक कॉर्पस सेपरेटम घोषित कर दिया। मतलब ना ये इजराइल का होगा ना पैलेस्टीन का। ये इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा और इसका एडमिन खुद यूएन बनेगा। सुनने में तो ये बड़ा पीसफुल लगता है, लेकिन क्या यूएन की रीढ़ की हड्डी में इतना दम था कि वो जेरूसलम को संभाल सके? देखिए, बैलफोर डिक्लेरेशन से पहले ज्यूज ने वहां जमीनें खरीदी और बसना शुरू कर दिया। वहां पहले से अरब लोग रह रहे थे। 19th सेंचुरी खत्म होते होते उनके अंदर भी आग भड़क रही थी पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म की। एक तरफ जीविश रिटर्न की जिद थी तो दूसरी तरफ अरब इंडिपेंडेंस का जज्बा। दो बड़े मकसद, दो बड़ी उम्मीदें और बीच में फंसा एक बंजर सा दिखने वाला इलाका। तकरार तो होनी ही थी। लेकिन 1923 से 1948 तक ब्रिटेन ने वहां राज किया, लेकिन कोई पीस कीपिंग नहीं की। एक तरफ जियोनिस्ट अपनी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग कर रहे थे तो दूसरी तरफ अरब नेशनलिस्ट इस पूरे मूवमेंट को सिरे से नकार रहे थे। वायलेंस इतनी बढ़ गई थी कि ज्यूविश एक्सट्रीमिस्ट ने खुद ब्रिटिश पर्सोनस पर हमला करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन जो खुद को दुनिया का निजाम समझता था, बौखला गया था। उन्हें समझ आ गया था कि ये इलाका अब उनकी गले की हड्डी बन चुका है। और आखिर आता है 1939 का वो बदनाम व्हाइट पेपर। ब्रिटेन ने बड़ी चालाकी से यहाँ एक नया पासा फेंका। उन्होंने कहा कि ना ये ज्यूविश स्टेट बनेगा ना अरब स्टेट बनेगा, बल्कि 10 साल में ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ज्यूविश इमिग्रेशन पर 75,000 की लिमिट लगा दी। जमीन खरीदने पर भी सख्त पाबंदियां लगा दी गई। ये एक ऐसा धोखा था जिसने दोनों पक्षों यानी ज्यूज और अरब दोनों को नाराज कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, दुनिया बदल गई, लेकिन ब्रिटेन ने इस व्हाइट पेपर को रद्द नहीं किया। देखिए, फरवरी 1947 आते आते तक ब्रिटेन ने हाथ खड़े कर दिए और ऐलान कर दिया कि वो इस पैलेस्टीन मैंडेट के दलदल से निकलना चाहते हैं। यूएन ने एक स्पेशल कमेटी बनाई, यूएनएससीओपी यानी यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टीन। इन महानुभावों का काम था उस जमीन का नया नसीब लिखना। इन्होंने वही पुराना फॉर्मूला अपनाया जो हर बड़े देश ने हमेशा किया है, यानी बंटवारा। यूएनएससीओपी ने रिकमेंडेशन दी कि इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक ज्यूविश स्टेट और एक अरब स्टेट। दोनों के बीच इकोनॉमिक यूनियन होगा और रही बात जेरूसलम की, तो उसे एक इंटरनेशनल इनक्लेव बना दिया जाएगा जिसे दुनिया की ताकतें मिलकर चलाएंगी। 29 नवंबर 1947 को वोटिंग हुई। 33 वोट हाँ में पड़े, 13 ना में पड़े और 10 ऐसे थे जो बीच में बैठ के तमाशा देख रहे थे। यूएन रेजोल्यूशन 181 के तहत ये पार्टीशन प्लान पास हो गया। कागज पर तो नया नक्शा बन गया, लेकिन क्या ये नक्शा जमीन पर टिकने वाला था? अब देखिए खेल। ज्यूविश साइड ने यूएन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। उनके लिए उनकी सदियों पुरानी उम्मीद की एक किरण थी। लेकिन अरब स्टेट्स ने इस प्लान को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि उन्हें ये बंटवारा मंजूर नहीं है। और सिर्फ मना नहीं किया, बात सिर्फ बातों तक नहीं रही। तुरंत वॉलंटियर आर्मीज बनाई गई और उन्होंने पैलेस्टीन के उन इलाकों में घुसना शुरू कर दिया जहां ज्यूज रहते थे। यूनाइटेड नेशंस की खींची हुई लकीरों को मिटाने के लिए अब तलवारें और बंदूकें निकल आई थी। एक तरफ यूएन की वो पंचायत थी जो सिर्फ वोटिंग करवा के एसी कमरों में बैठ गई थी और दूसरी तरफ जमीन पर एक खूनी खेल शुरू हो चुका था। 14 मई 1948 ये एक तारीख नहीं थी, ये सदियों के इंतजार का अंत था और एक नए तूफान की शुरुआत थी। एक तरफ ब्रिटिश मैंडेट का वक्त खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ तेल अवीव की गलियों में एक ऐसी हलचल थी जिसे पूरी दुनिया सांसें रोककर देख रही थी।
घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी और ब्रिटेन अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकलने की तैयारी में था। तेल अवीव में एक शख्स खड़ा होता है, डेविड बेन गोरियन, जियोनिज्म का वो चेहरा जिन्होंने इतिहास की नई दास्तां लिखने की ठान ली थी। यूएन रेजोल्यूशन 181 की बुनियाद पर उन्होंने वो ऐलान किया जिसने अरब मुल्कों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने डंके की चोट पर इजराइल को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट घोषित कर दिया। डेविड बेन गोरियन के होठों से आजादी के शब्द अभी थमे भी नहीं थे कि दुनिया के दूसरे कोने से एक धमाका होता है। व्हाइट हाउस से खबर आती है जिसने पूरे अरब वर्ल्ड के होश उड़ा दिए। यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन, इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने डिप्लोमेसी की सारी किताबें फाड़ दी। इजराइल के जन्म के महज 11 मिनट के अंदर ट्रूमैन ने इस नए देश को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दी। सोचिए, जहां लोग सालों तक फाइलों में फंसे रहते हैं, वहां ट्रूमैन ने एक ही झटके में इजराइल को दुनिया के नक्शे पर ठप्पा लगाकर सॉवरेन नेशन मान लिया। ये कोई मामूली साइन नहीं था, ये एक सुपर पावर का ऐलान था कि अब इस खेल का नया खिलाड़ी अमेरिका है। ट्रूमैन ने बिना वक्त गवाए दिखा दिया कि डिप्लोमेसी सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से चलती है। 1948 में इजराइल का जन्म तो हो गया, लेकिन ये कोई हैप्पी बर्थडे नहीं था। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जहां इजराइल अकेला खड़ा था और चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ था। चारों पड़ोसी मुल्क अरब थे और उनके पीछे दर्जनों मुस्लिम मेजॉरिटी देश खड़े थे जो इजराइल का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके थे। इजराइल को समझ में आ गया था कि अगर सिर्फ पड़ोसियों के भरोसे रहे तो एग्जिस्टेंस खत्म होने में देर नहीं लगेगी। बेन गोरियन का लॉजिक बड़ा सिंपल था, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। उन्होंने देखा कि भले ही पूरे रीजन मुस्लिम है लेकिन सब अरब नहीं है। उन्होंने नजर घुमाई पेरीफेरी पर, यानी उन मुल्कों पर जो अरब नहीं थे लेकिन मिडिल ईस्ट में ताकत रखते थे, और वहां उन्हें दो बड़े बॉडीगार्ड्स मिले, टर्की और ईरान। ये वो दौर था जब ईरान और इजराइल के बीच वो फ्रेंडशिप चल रही थी जिस पर आज यकीन करना बहुत मुश्किल है। ईरान कभी इजराइल का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर था। इजराइल के दो बड़े एम्बेसडर्स तेहरान में बैठे थे, और सबसे बड़ी बात काला सोना यानी ऑयल। जब अरब मुल्कों ने इजराइल का हुक्का पानी बंद कर दिया था और ऑयल सप्लाई रोक दी थी, तब ईरान ने इजराइल की रगों में खून की तरह तेल दौड़ाया था। देखिए, 1950 में ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने इजराइल को डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे दी थी। मोहम्मद रजा पहलवी के दौर से लेकर 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन तक ईरान का इंक्लिनेशन हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ रहा था। यह भी एक बड़ा रीजन था जिसके चलते इजराइल ईरान को अपना फ्रेंड मानता था। सोचिए, इजराइल की रगों में दौड़ने वाला 40% ऑयल अकेले ईरान से आता था। देखिए, खेल बड़ा सिंपल था। इजराइल को तेल चाहिए था और ईरान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हथियार। इजराइल ने बदले में ईरान को एग्रीकल्चर, आर्म्स और टॉप क्लास टेक्नोलॉजी दी। सिर्फ यही नहीं, ईरान की बदनाम सीक्रेट पुलिस सवक, जिसने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दुश्मनों की नींदें उड़ा रखी थी, उसे बनाने में CIA के साथ साथ मुसाद का भी बड़ा हाथ था। लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक आग सुलग रही थी। जून 1963, रेवोल्यूशन से पूरे 16 साल पहले एक शख्स खड़ा होता है जिसका नाम था अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी। उन्होंने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ एक ऐसी स्पीच दी जिसने पूरे ईरान को हिला दिया, और उस स्पीच का सबसे बड़ा विलेन कौन था? इजराइल। खोमेनी ने अपनी स्पीच में इजराइल का नाम एक या दो बार नहीं बल्कि 16 बार लिया था। उन्होंने चीख चीख कर कहा कि इजराइल इस देश में कुरान नहीं चाहता, इजराइल इस देश में इस्लामिक स्कॉलर्स और कानून नहीं चाहता। खोमेनी ने इजराइल को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी बना दिया जिसे खत्म करना उनका मकसद था। खोमेनी के हिसाब से पहलवी सिर्फ एक कठपुतली था और असली डोरी इजराइल और अमेरिका के हाथ में थी। उस स्पीच के 2 दिन बाद खोमेनी अरेस्ट हो गए, लेकिन उन्होंने नफरत का वो बीज बो दिया जो आगे चलकर 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन बनने वाला था। मोहम्मद रजा पहलवी की लग्जरी, वो ज्वाइंट मिसाइल प्रोजेक्ट्स और वो सवक, सब धरा का धरा रह गया जब रिलीजन और नेशनलिज्म की ये लहर उठी। 1979 आते आते तक ईरान की सड़कों पर वो तूफान उठा जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन या इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, और जिसने शाह के तख्त ताज को जड़ से उखाड़ फेंका। और इस तूफान के साथ ही इजराइल की वो सदियों पुरानी दोस्ती एक झटके में राख हो गई। रेवोल्यूशन के जीत के महज 6 दिन बाद एक ऐसी एंट्री हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यासिर अराफत फतह यानी पैलेस्टीनियन नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, जो कि एक पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल पार्टी थी, के लीडर थे और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन।
ईरान के पहले ऑफिशियल फॉरेन गेस्ट बने। कल तक जो ईरान इजराइल का बॉडीगार्ड था, आज वो उनके दुश्मनों का सबसे बड़ा यार बन चुका था। ईरान ने सिर्फ दोस्ती नहीं तोड़ी, उन्होंने इजराइल को जलील करने का नया तरीका ढूंढा। तेहरान में जो इजरायली एम्बेसी थी उसे रातों रात खाली करवाया गया और उसकी चाबी किसको दी गई? पैलेस्टीनियन फतह मूवमेंट को। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का हैंडओवर नहीं था, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज था कि अब इस मिडिल ईस्ट का नया डॉन ईरान है और उसका नया मकसद है इजराइल को खत्म करना, जेरूसलम को आजाद करना। अब ईरान की रेवोल्यूशनरी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा पिलर बन चुका था। पिछले 46 सालों से ईरान ने इस नफरत को आर्ट बना दिया। वहां कोई प्राइवेट मीडिया नहीं है, सिर्फ स्टेट कंट्रोल्ड टीवी, लिटरेचर और स्लोगन्स हैं जो बचपन से ही लोगों के दिमाग में इजराइल के खिलाफ जहर भरते हैं। हर साल रमजान के आखिरी फ्राइडे को खुद्स डे मनाया जाता है। लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं सिर्फ एक ही नारा लगाने के लिए, डेथ टू इजराइल। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी कल्चरल प्रोडक्शन है जिसमें इजराइल को दुनिया का सबसे बड़ा शैतान दिखाया जाता है। ईरान के क्लरिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए इजराइल का वजूद मिटाना सिर्फ सियासत नहीं, उनका आइडियोलॉजिकल मिशन है। 1990s की शुरुआत में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इत्साक राबिन ने एक ऐसा गैम्बिट खेला जिसे देखकर बड़े बड़े शतरंज के खिलाड़ी भी दंग रह जाएं। राबिन का मानना था कि दुनिया के सामने एक ऐसा बड़ा शैतान खड़ा करो जिसके सामने पुराने दुश्मन भी दोस्त लगने लगे, और वो नया शैतान था ईरान और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। राबिन ने अरब मुल्कों की नब्ज पकड़ ली थी। उनका लॉजिक बड़ा साफ था, अगर अरब देशों को यह एहसास करा दिया जाए कि ईरान की फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी उनके लिए इजराइल से ज्यादा बड़ा खतरा है, तो वो इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन करने के लिए दौड़े चले आएंगे। राबिन चाहते थे कि अरब दुनिया इजराइल के कब्जे और उसके न्यूक्लियर वेपन को भूलकर ईरान के डर में डूब जाए। ये फियर साइकोसिस का एक मास्टर स्ट्रोक था। इजराइल ने खुद को एक स्मॉलर इविल दिखाया ताकि ईरान को अल्टीमेट विलेन बनाया जा सके। देखिए, मकसद बड़ा क्लियर था, एक ऐसा मिडिल ईस्ट ऑर्डर बनाना जिसमें इजराइल लीडर हो और ईरान के पास आइसोलेशन यानी अकेले रहने के अलावा कोई और चारा ना बचे। ईरान को एक ऐसे कोने में ढकेल दिया गया जहां से सिर्फ वो शोर मचा सकता था लेकिन पावर नहीं दिखा सकता था। ये राबिन का वो गैम्बिट था जिसने आज तक के मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स का रुख तय कर दिया। अब इजराइल की हर पॉलिटिकल स्पीच में ईरान को एक अनरिडेमेबल टेररिस्ट स्टेट यानी जिसे सुधारा ना जा सके दिखाया जाने लगा। हालत ये हो गई कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी टेररिस्ट अटैक होता, इजराइल की पहली उंगली उठाना होता था ईरान की तरफ। राबिन ने हर एक मौके का फायदा उठाया ईरान को एक डार्क मर्डरस रिजीम और एक गंदी इस्लामिक लहर कहने के लिए। वही राबिन जो कभी दोस्ती की कस्में खाते थे। राबिन के बाद आए शिमोन पेरेस और उन्होंने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि ईरान आज के वक्त में हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, जिस हिटलर ने ज्यूज का कत्लेआम किया था उससे भी बड़ा विलेन ईरान को बना दिया गया। पेरेस ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान को टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म और सबवर्जन का सेंटर घोषित कर दिया गया। ईरान इस खेल को समझ गया था और ईरान ने भी अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदल दी। जो नफरत अब तक सिर्फ किताबों और भाषणों में थी, अब वो ऑपरेशनल पॉलिसी बनने वाली थी। ईरान ने उन पैलेस्टीनियन ग्रुप्स का हाथ थामा जो इजराइल के साथ किसी भी तरह की शांति के खिलाफ थे। हमास, इस्लामिक जिहाद, ये वो रिजेक्शनिस्ट ग्रुप थे जिन्हें ईरान ने अपना हथियार बनाया। ईरान का मकसद साफ था, अमेरिका और इजराइल मिलकर जो इजराइल सेंट्रिक मिडिल ईस्ट बनाना चाहते हैं उसे हर हाल में तबाह करना। ईरान ने वही किया जो एक शातिर दुश्मन करता है। इजरायली धरती से हजारों मील दूर अर्जेंटीना में दो बड़े बम ब्लास्ट होते हैं। पहला ब्यूनो आयरेस की इजरायली एम्बेसी पर और दूसरा ज्यूइश कम्युनिटी सेंटर पर। लाशें बिछ जाती हैं और पूरी दुनिया कांप उठती है। इस पर इजराइल ने तुरंत उंगली उठाई ईरान की तरफ। 1996 के मई महीने में बेंजामिन नेतन्याहू पेरेस को डिफीट करके बन जाते हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। 1997 में ईरान ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने इजराइल की नींदें हमेशा के लिए उड़ा दी। ईरान ने अनाउंस किया अपनी सहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, एक डेथ वारंट था, क्योंकि पहली बार इजराइल पूरी तरह ईरान की रेंज में आ चुका था। अब तेहरान में बैठा एक शख्स सिर्फ बटन दबाकर तेल अवीव को निशाना बना सकता था।
खेल अब जुबान से निकलकर बारूद पर आ गया था। ईरान ने हमेशा कोशिश की है कि इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच कभी कोई पीस सेटलमेंट ना हो सके, और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर शांति हो गई तो ईरान बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा और उनका नेटवर्क पैलेस्टीनियन मिलिटेंट से खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने हमेशा अमेरिका और ईरान की दोस्ती के बीच दीवार खड़ी की है। इतिहास की सबसे बड़ी आयरनी देखिए, इजराइल ने लेबनान पर यह सोचकर हमला किया कि वो दुश्मन को खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने अनजाने में ईरान का रास्ता साफ कर दिया। इजराइल की इन्वेजन ने लेबनान में वो गुस्सा और वैक्यूम पैदा किया जिसे ईरान ने लपक लिया। साउथ लेबनान ये वो इलाका था जो सदियों से लेबनान के शिया मुस्लिम कम्युनिटी का घर रहा था, लेकिन यहाँ एक बड़ा कांटा था। ये कम्युनिटी डिसइनफ्रेंचाइज्ड थी, मतलब इनके पास न ताकत थी न पैसा। साउथ लेबनान में इजराइल ऑक्यूपेशन के नीचे दबे हुए शियाज की हालत ऐसी ही थी। वो बेबस थे, लाचार थे, और उन्हें इजराइल से लड़ने के लिए किसी एक्सटर्नल एलाई की सख्त जरूरत थी। इस इन्वेजन के मलबे से निकला एक नया और जुनूनी शिया मूवमेंट। ये लोग इंस्पायर्ड थे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन से। शुरुआत में ये कोई बड़ी फौज नहीं थी, सिर्फ कुछ यंग लड़कों का ग्रुप था जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, इजराइल ऑक्यूपेशन से लड़ना। इनके पास न बड़े टैंक थे न जेट प्लेन्स, लेकिन इनके पास था वो जुनून जो ईरान से एक्सपोर्ट होकर आया था। सोचिए, जो लड़के कल तक गलियों में खेलते थे उन्होंने अब बंदूकें उठा ली थी। वक्त गुजरता गया और छोटे छोटे आर्म्ड ग्रुप्स एक झंडे के नीचे जमा होने लगे, और वहीं से जन्म हुआ उस शक्ति का जिसे आज दुनिया लेबनीज हिजबुल्लाह के नाम से जानती है, और इस हिजबुल्लाह का जन्मदाता बना ईरान। ये ईरान की रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने की इकलौती सक्सेस थी, और इसका क्रेडिट आयरोनिकली इजराइल की गलत स्ट्रेटेजी को जाता है। आज इस पूरी जंग का सेंटर पॉइंट है ईरान का एलिजेड न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको इजराइल एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। इजराइल जो खुद न्यूक्लियर वेपन्स रखने का दावा करता है, उसने साफ कह दिया है कि वो ईरान को कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देगा। वहीं तेहरान कहता है कि उनका प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन मकसद के लिए है, लेकिन ना तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ना तो अमेरिकी पेंटागन के पास इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई पुख्ता सबूत है। फिलहाल तो इतनी गोलाबारी के बीच हजारों निर्दोष लोगों की जान जा रही है। इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पर महंगाई बढ़ने के संकेत भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाम कर रखा है। ट्रम्प प्रेस से जब भी बात करते हैं वो अपना एक फिक्स डायलॉग मारते हैं कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री और नेवी दोनों को तबाह कर दिया है। अरे भाई, अगर तबाह कर दिया है तो ईरान इतनी मिसाइल दाग कैसे रहा है? नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने के चक्कर में दुनिया को एक विनाश की तरफ ढकेल रहे हैं, और इसमें उनका साथ दे रहा है अमेरिका। ह्यूमन राइट्स की बातें नेताओं के भाषण तक सीमित है, असल में इनको फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मर रहे हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपना अनमोल समय देने के लिए धन्यवाद।